Friends, in the previous chapter, we discussed about Jonathan Swift and Alexander Pope in detail. Now we are shifting towards the minor poets of later, you can say, neoclassical age और बिफोर रोमांटिसिज्म, ऐसा बोल सकते हैं। तो बीच का जो पोर्शन है वहां पर जो पोएट्स हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द माइनर पोएट्स। From examination point of view, they are not as much important as Pope, Dryden and Jonathan Swift are, but still we should discuss them because we don't know from where the question we may find in the exam. And in this lesson, the focus will be on Dr. Johnson, and he is not a minor. As a critic and as a poet, he has a very great place in the history of English literature. That's why we will focus on Dr. Johnson. But before Dr. Johnson, we will discuss some minor poets of that age, and we are going to start with James Thomson. James Thomson. Thomson is basically known for his seasons. एक ही बड़ा पोएम जो है 4 पोएम बोलेंगे सीजन के लिए, और हम यहां से ये भी मानते हैं कि जो शिफ्ट है, देखिए न्यू क्लासिकल एज में द पोइट्री इज अबाउट द इलीट ग्रुप, द अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, कॉफी हाउस कल्चर, अर्बन जो पोइट्री उसको बोलेंगे, पोइट्री ऑफ करेक्टनेस, रिफॉर्म आर नंबर, ऑल दीज एडजेक्टिव्स आर देयर, बट सम पोइट्स वर देयर हु आर discussing about nature at that time also, but again we are not going to call them fully romantic poet like William Wordsworth and S.T. Coleridge. James Thomson seasons जो उनका पोएम है, the first one is Winter, appeared 1726, और उसके बाद है आपका समर है 1727, और समर के बाद आपका जो है विंटर, समर, और समर के बाद क्या आएगा, ऑटम आएगा, और समर के बाद क्या आएगा, ऑटम से पहले स्प्रिंग, यस स्प्रिंग 1728, और उसके बाद है ऑटम 1730. These 4 poems are their seasons: winter, summer, spring, autumn, 26, 27, 28 and 30. और देखिए जिस तरीके से नेचर जो थीम है, नेचर के ऊपर वो बोलते हैं यहाँ पे, विंटर जो है इसके प्रीफेस में he said nature is the most appropriate theme for poetry. आगे चल के विलियम वर्ड्सवर्थ में हम देखेंगे, वो बोलते हैं कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं वो ही पोइट्री के लिए सबसे अप्रोप्रिएट थीम है। ठीक इसी तरीके से नेचर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थीम ऑफ पोइट्री, ये किसने बोला, टॉमसन ने बोला। कहां बोला, जो विंटर उनका पोएम है उसके प्रीफेस में ऐसा बोला है। उसके अलावा जो टॉमसन है उनका कुछ और इम्पोर्टेंट वाक़ा देखिए, न्यूटन उस टाइम पे बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बोला था देयर मस्ट बी सम डिवाइन पावर दैट कंट्रोल्स दीज हेवनली बॉडीज, कि जो ये दुनिया है, जो वर्ल्ड है, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय सम डिवाइन पावर। बट ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये साइंटिफिक बेस के ऊपर टिका हुआ है। ये जो आइडिया था उसको फॉलो करते थे, उसके ये मान लीजिए कि आप एप्रिसिएबल टास्क उसको मानते थे टॉमसन। और टॉमसन ने न्यूटन के ऊपर पोएम लिखा और उस पोएम का टाइटल रखा पोएम सैक्रेड टू
द मेमोरी ऑफ इजाक न्यूटन। दैट्स ऑल्सो अ पोएम रिटन बाय थॉमसन। ये वाला जो पोएम है ये भी जो है न्यूटन का लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। उसके अलावा थॉमसन का कुछ और वाक है जो हम, एक बड़ा वाक जिसको हम हमेशा याद करेंगे, दैट इज द कैसल ऑफ इंडोलेंस। द कैसल ऑफ this poem written in 2 cantos, Spenserian stanza, और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें सर इंडस्ट्री ओवरथ्रोज इंडोलेंस। देखिए जो ये कौन सा टाइम है जब इंग्लैंड में जो क्या बोलते हैं उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, और अभी बता रहे हैं जो पोइट बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी डेवलपमेंट हो रहा है, और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री वॉज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम, और जो पेस्ट्रल जो सारा तरीका था जीने का उसमें शिफ्ट आ रही है, जो रूरल मैस था अब उसमें जो है अर्बनिटी आ रही है। ये वाला एक मैसेज जो है पोएम के सेकंड पार्ट में थॉमसन देते हैं। एक और वाक है इनका जो यहां पर मेंशन कर सकते हैं, दैट इज इसको आप बोल सकते द मोरलिस्ट मेंशन किया जा सकता है। रैप्सडी, द मोरलिस्ट और रैप्सडी। एक और इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में पूछा जा सकता है, दैट इज जो डॉक्टर जॉनसन है praised his style। here we are talking about सीजन, जो सीजन पोएम उसकी बात कर रहे हैं, और उसको बोला है जो डिस्क्रिप्शन है उसको क्या बोला है, फ्लोरिड लग्जरिएंट। और देखिए इसमें डॉक्टर जॉनसन ने और एडमंड बुर्क, दे प्रेज्ड थॉमसन स्टाइल, काफी प्रेज की है जॉनसन ने और बुर्क ने। बट जो स्विफ्ट हैं, जोनाथन स्विफ्ट, वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अलावा थॉमसन में कुछ है ही नहीं है। तो डॉक्टर स्विफ्ट वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट जॉनसन एंड एडमंड बुर्क दे अप्रिशिएटेड थॉमसन स्टाइल वेरी मच, एंड डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड इट फ्लोरिड लग्जरिएंट। ये फैक्ट हमने ध्यान रखना है। यहां से बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो सीजन से ही आता है, जब भी आता है थॉमसन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अभी थॉमसन के बाद हम दूसरे वाला जो पोइट है वो देखेंगे, वो है जॉन डायर। जॉन डायर और ये है आपके लाइफ स्पैन है। देखिए हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था जब हमने मार्वल को डिस्कस किया था, यदि आपको याद हो तो। वी डिस्कस्ड अबाउट लोकल पोएट्री। डॉक्टर जॉनसन ने ऐसा बोला, वहां पर हमने एक पोएम मेंशन किया था, ग्रोंगर हिल। ग्रोंगर हिल इज अ पोएम रिटन बाय जॉन डायर, जो किस कैटेगरी में आती है, लोकल पोइट्री जो बोलते हैं, डॉक्टर जॉनसन ने बोला था। और इसके साथ में जो एक और पोएम की हमने बात की थी ग्रोंगर हिल के साथ में, वो पोएम क्या नाम उनका था, मार्वल का पोएम था।
और एक पोएम और थी जिसमें पोप का विंडसर फॉरेस्ट था। तो ये वाले पोएम जिसको हम लोकल पोइट्री बोलते हैं। जो ग्रोंगर हिल है दैट इज रिटन बाय जॉन डायर। तो जॉन डायर को इसके लिए जो है हम याद रखेंगे। और इसके अलावा जो जॉन डायर के बारे में हमने बात करनी है वो है द फ्लीस। ये वाक इनका है 4 books, इट कंसिस्ट 4 books and this work is about sharing and caring of sheep। ठीक है ना, वुल के बारे में है, इसके बारे में ये थीम है जो है शेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ शीप। दिस बुक इज अबाउट द फ्लीस। 4 books में है जो इसके 4 book इसकी हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये थे जॉन डायर आपके। यहां से क्वेश्चन जो है इसका थीम पूछा जा सकता है। ग्रोंगर हिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोकल पोइट्री जो डॉक्टर जॉनसन ने टर्म यूज की है जिसके अंडर आपका विंडसर फॉरेस्ट भी आता है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये थे जॉन डायर। मैंने बोला सारे के सारे जो है माइनर पोइट्स हैं, ज्यादा कुछ डिस्कस करने की इनके बारे में जरूरत है नहीं। हम सिर्फ जॉनसन के ऊपर टाइम लगाएंगे ज्यादा। तो अब इसके बाद जो है 1-2 और आप नाम ले सकते हो जिसमें जॉन फिलिप है। अब जॉन फिलिप जो है इसमें भी कोई बड़ा सा इनका कारनामा है नहीं है। जॉन फिलिप का एक ही वाक इनका यहाँ पर मेंशन करने लायक है जॉन फिलिप का, दैट इज द स्प्लेंडिड सीलिंग। जॉन फिलिप द स्प्लेंडिड एक और वाक जो है इंपॉर्टेंट है द साइडर। ये भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज अबाउट ग्रोइंग ऑफ एप्पल्स एंड मेकिंग साइडर। एक तो स्प्लेंडिड सीलिंग की बात करेंगे फिलिप की, यदि बात करेंगे तो सेकंड वन इज द साइडर। इट इज अबाउट ग्रोइंग एप्पल्स एंड मेकिंग साइडर। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई वी शुड नो अबाउट दैट। इसके बाद हम यदि कोई पोइट है तो सिर्फ वही चीजें देख रहे हैं जो पूछी जा सकती हैं, हालांकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दे आर माइनर पोइट्स। इसके बाद हम बात करेंगे जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग। इनका एक वाक है प्रिजर्विंग ऑफ हेल्थ। इसको ध्यान में रख सकते हैं। दिस इज द वाक विच वी शुड कीप इन व्यू फ्रॉम जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये पब्लिश हुआ था 1744 में। तो इस वाक को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट वाक है वो मैथ्यू ग्रीन का है यहां पर, जिसको ध्यान में रखा जा सकता है। द स्प्लीन। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1737। तो ये भी एक वाक है जो मैथ्यू ग्रीन से हम ध्यान रख सकते हैं। स्प्लीन रिटन बाय मैथ्यू ग्रीन, प्रिजर्विंग ऑफ हेल्थ रिटन बाय जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके बाद एक वाक जो है वो एडवर्ड यंग का भी हम ध्यान रख सकते हैं। और एडवर्ड यंग का जो वाक है उसका जो टाइटल है दैट इज कंप्लेंट, और एक सब टाइटल भी उसका है दैट इज नाइट थॉट्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड इमॉर्टलिटी। मैं लिख देता हूं। एडवर्ड यंग कंप्लेंट, और सब टाइटल है द थॉट्स ऑफ लाइफ ऑन
द थॉट्स ऑफ नाइट्स, सॉरी, ऑन डेथ और जो है इमोर्टलिटी, ये वाक्य है इनका, द थॉट्स ऑफ नाइट ऑन डेथ इमोर्टलिटी, डेथ एंड इमोर्टलिटी, द नाइट थॉट्स ऑन लाइफ ऑन डेथ एंड इमोर्टलिटी। ये वर्क किसका है? ये एडवर्ड यंग का है और इसका जो टाइटल है दैट इज कंप्लेंट, सब टाइटल आपके सामने लिखा हुआ है। तो वी आर टू कीप दिस वर्क इन व्यू इफ यू टॉक अबाउट यंग, एडवर्ड यंग। उसके बाद दो और नाम हैं जिनके वर्क्स तो कोई ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, मुझे नहीं लगता वहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है, और जो जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली। लेकिन उनका एक फैक्ट है जो याद रखना चाहिए, मे बी एग्जाम में मिल जाए, ये दे आर ब्रदर्स, जॉन वेस्ली एंड चार्ल्स वेस्ली। The fact that is important about the brothers is they propounded Methodist movement, and the movement was about religion. एक रिलीजियस मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था, दैट वाज मेथडिस्ट मूवमेंट, और उसके जो परपाउंडर हैं वो चार्ल्स और जॉन वेस्ली थे, जो ब्रदर्स हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर टू कीप दिस थिंग इन व्यू अबाउट जॉन एंड चार्ल्स वेस्ली कि दे वर द परपाउंडर ऑफ मेथडिस्ट मूवमेंट। One important work of the author we should keep in view, that is Sandstone. The School Mistress. आपको लग रहा होगा ये इनमें से कुछ नाम, कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए एलियन हो, जो आपने ना सुने हो, इसीलिए मैंने बोले थे माइनर हैं, जो बहुत सारी जो बुक्स लिखी गई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उनमें स्किप किया गया है, लेकिन हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाए। तो दैट्स वाई कम से कम जो मेजर हैं उनके नाम हमें जरूर पता होना चाहिए। तो ये एक वाक था, दैट्स इंपॉर्टेंट। और उसके बाद है विलियम कॉलिंस। Whenever we talk about William Collins, we talk about Persian eclogues. जब भी बात विलियम कॉलिंस की करते हैं तो पर्शियन इक्लोग ध्यान में आता है, जो 1743 में पब्लिश होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पर्शियन इक्लोग ही जो है इनका ओनली वर्क है। विलियम कॉलिंस रोट ओड्स, सो मेनी ओड्स ही रोट, और उनमें से यदि आप इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो उसमें ओड ऑन पीटी, ओड ऑन पॉलिटिकल कैरेक्टर, फियर, पीटी, पॉलिटिकल कैरेक्टर, और एक आध और भी हो सकता है इनका, जिसमें हाँ एक और हो सकता है, ये इनका कलेक्टिव वर्क है, ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलिगोरिकल सब्जेक्ट्स, ओड्स ऑन several subjects. It's a collection of odes. ये एक collection of odes है जो पब्लिश होती है 1746 में। It means that along with the Persian eclogues, we should keep some odes of William Collins in view. For example, जिसमें आपका पीटी है, फियर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर है, ठीक है ना, इस तरीके के हमने याद रखनी है पर्शियन इक्लोग के साथ साथ।
आफ्टर विलियम कॉलिंस द नेम दैट इज इंपॉर्टेंट इज टॉमस ग्रे। जो एक वैक्यूम है उसको फिल करने की कोशिश है कि जो नियो क्लासिकल और उसके बाद जो शुरू होता है आपका रोमांटिक मोमेंट, जिसको फुल फ्लैज रोमांटिक मोमेंट बोलते हैं, उसके बीच का ये टाइम है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। अब टॉमस ग्रे जो है ही रोट पिंडारी कोड्स। ठीक है, इनमें ओब्सोलिटिज्म, ओब्सोलिट का मतलब द वर्ड्स विच आर नॉट इन फैशन, विच आर नॉट इन ट्रेंड नाउ। तो पुरानी पोइट्री, नोट्स पोइट्री, गेलिक पोइट्री, उसके थीम के ऊपर इन्होंने ओड्स लिखी हैं। तो ओब्सोलिट वर्ड्स का जो है काफी यूज इसमें जो है हुआ है टॉमस ग्रे में। तो टॉमस ग्रे की जब भी बात करते हैं तो एक चीज तो सामने आ ही जाती है कि एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये तो इनका फेमस है ही, एवरीबडी नोज, और सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन वी हैव फाउंड इन एग्जाम। तो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये तो बहुत फेमस है। इसके अलावा जो है एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, इटोन कॉलेज, ये सारे के सारे वर्क्स इनके जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हम नोट करते हैं। हिम टू एडवर्सिटी, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये अपने जो है वाक ध्यान रखना, ये भी किसका है, टॉमस ग्रे का है। उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ पौजी, ये पिंडारी कोड है। ओडोन स्प्रिंग, ठीक है ना, ये भी वाक जो है किसका है, ये भी जो वाक है ये भी टॉमस ग्रे का है। इसके अलावा द बार्ड, फैटल सिस्टर्स, ये सारे के सारे वाक्स जो है किसके हैं, ये हैं टॉमस ग्रे के। इसके अलावा देखिए ये वो वाक है जो हम ध्यान नहीं रखते हैं। इसके अलावा जो वाक्स इनके फेमस हैं, जो सबके जहन में रहते हैं, वो कौन से हैं, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, और इसके अलावा ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, और एक जो है रिटर्न ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इटोन कॉलेज। ये वो वर्क हैं जिनका ऑलमोस्ट सभी को पता है कि ये सारे के सारे वर्क्स किसके हैं, ये सारे के सारे वर्क्स टॉमस ग्रे के हैं। ट्रांजिशनल पोइट की कैटेगरी में विलियम कॉलिंस, येट ग्रे वगैरह सब आते हैं। एक पोइट जिनसे एक सवाल पूछा जाता है बहुत बार, एंड द नेम ऑफ द पोइट इज टॉमस चैटरटन। टॉमस चैटरटन। एक तो फैक्ट क्या है, ही कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 17। क्या पॉइजन खाया था इन्होंने, ठीक है। एक तो इनका जो है सुसाइड इंपॉर्टेंट है, ये सबसे कम एज में मरने वाले पोइट थे, और
देखिए हमने इससे पहले भी बात की है, चाहे वो शैली हो, चाहे वो कीट्स हो, चाहे वो चैटरटन हो, बायरन हो, सारे के सारे कम एज में चले गए हैं। शेक्सपियर भी कोई ज्यादा लंबा एज उनका भी नहीं रहा, लेकिन 50 क्रॉस कर गए थे। अब ये तो महज 17 ईयर का इनका लाइफ स्पैन रहा है। एक तो क्वेश्चन आता है इनका सुसाइड का ही, एज का आता है खासकर। दूसरा इनका जो मेन्स ऑफ सुसाइड दैट वाज पॉइजन। जो थर्ड क्वेश्चन बनता है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है, हु रोट रोली पोएम्स? हु रोट रोली पोएम्स? तो रोली पोएम्स वर रिटन बाय थॉमस चैटरटन। ये तीन ही फैक्ट चैटरटन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो चैटरटन से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो 3 हमने फैक्ट्स। फर्स्ट वन, कमिटेड सुसाइड जस्ट एट 17। सेकेंड वन, जो तरीका था दैट वाज पॉइजन। और थर्ड वन इज रोली पोएम्स, ही रोट रोली पोएम्स। तो ये जो है 3 फैक्ट्स हमने ध्यान रखने हैं। किसके बारे ध्यान रखने हैं? थॉमस चैटरटन बारे ध्यान रखने हैं। द नेक्स्ट वन इज ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ who wrote The Deserted Village, The Hermit, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो आई थिंक एवरीबडी नोज। और एक और वर्क है जो पूछा जा सकता है, ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ओलिवर गोल्डस्मिथ। और इनके सभी वर्क्स का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, ट्रांसलेट हो चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में कि इन्होंने जो है मंथली रिव्यू, वीकली रिव्यू, ये कुछ जर्नल भी निकाले थे, लेकिन इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। जिसमें प्रोज की बात करेंगे ना, चाहे उसमें एडमंड बुर्क रहे हो, चाहे उसमें ओलिवर गोल्डस्मिथ रहे हो, इन लोगों की बात अलग से होगी उसमें। लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दूं, ये कुछ रिव्यूज इनके रहे हैं, जर्नल्स रहे हैं। जैसे पीरियोडिकल्स पहले हमने जो है बात की थी, उसमें स्टील की, एडिसन की, इसके आगे हम बात करेंगे, जॉनसन की बात करेंगे। तो इसी सीरीज में इनका ये था। इसके बाद हम जो है डायरेक्ट जा रहे हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये वो इंसान है जिसने इंग्लिश लिटरेचर में अपना एक इम्पोर्टेंट प्लेस बनाया है। डॉक्टर जॉनसन वॉज अ पोएट, क्रिटिक एंड लेक्सिकोग्राफर ऑल्सो। लगभग हर फील्ड पे काम किया। और क्रिटिसिज्म 52 पोएट्स का तो लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स जो है सॉरी वो लिखा, काफी इंपॉर्टेंट इनका जो है कंट्रीब्यूशन है पोइट्री की बात करें तो। और क्रिटिसिज्म की बात करें तो बहुत जो है अहम इनका रोल जो रहता है। और इनके लिए एक जेम्स बोसवेल और उनका जो वर्क है लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जेम्स बोसवेल रोट द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और टाइटल उसको दिया है लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। और बोसवेल काफी डिटेल में उसमें बताते हैं इनका कई फैक्ट इनके बारे में काफी इंटरेस्टिंग है। ये दिखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थे, जब खाते थे तो मुंह से काफी आवाज निकालते थे। और एक बार ये जॉनसन इनको बता रहे थे कि जो नेचर है उसको डिविएट नहीं किया जा सकता, नेचर के बारे बोल रहे, क्योंकि शेक्सपियर को नेचर पोएट इन्होंने बोला है। तो तभी जेम्स बोसवेल देखता है कि वो मौसम नहीं था पीचीज का और पेड़ पे 2 पीच लगे हुए हैं। तो ये पूछते हैं कि ये नेचर डिविएट हो गया यहाँ पे। तो बताते हैं उनको जॉनसन कि ये 2 पीच
मौसम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि एक्सेप्शंस आर ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड बट दे कैन नॉट चेंज द सीजन। सीजन को नहीं बदल सकते हैं, वो गर्मी नहीं ला सकते हैं, यानी कि क्योंकि पीच गर्मी में होते हैं ना, कि गर्मी यानी कि समर नहीं लेके आ सकते हैं। तो इन दिस वे काफी सारे फैक्ट्स हैं उनके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। तो डॉक्टर जॉनसन जो है, हम शुरुआत करते हैं उनकी पोइट्री से। Whenever we talk about neoclassical poetry, we talk about a genre that is style। वो तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। We have discussed Dryden's, Medal, Mac Flecknoe, उसके बारे में बात की। Then we discussed Alexander Pope। अलेक्जेंडर पोप की हमने बात की, खासकर डनसीएड वगैरह की बात की। और जोनाथन स्विफ्ट, बैटल ऑफ बुक्स है, मोडेस्ट प्रपोजल है, टेल ऑफ टब है, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस हमने की। अभी जो नंबर है वो किसकी बात हो रही है? अभी बात हो रही है डॉक्टर जॉनसन की। तो डॉक्टर जॉनसन की जो स्टायरिकल पोएम्स हैं उनमें जो है 2-3 इंपॉर्टेंट पोएम है। द फर्स्ट वन इज लंडन। लंडन इज अ पोएम रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन, और जो लंडन है वो 1739 में पब्लिश होता है। 1739 में पब्लिश होता है ये पोएम इनका। और दूसरा जो पोएम है दैट इज वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। जो ह्यूमन विशेज हैं, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। देखिए, जब हमने पिलग्रिम प्रोग्रेस की बात की थी तो वहां से हमने एक जगह की बात की थी, वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर, उसके बाद एक वॉक भी है। यहाँ पर वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज की बात हो रही है, डॉक्टर जॉनसन बात कर रहे हैं, और ये बुक पब्लिश होती है 1749 में। 1749। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है दिस बुक का, इट इज द इमिटेशन ऑफ जुवेनाइल्स 10th स्टायर। जो जुवेनाइल हैं ग्रेट स्टायरिस्ट हुए हैं। मैंने बात की थी कि स्टायर में जुवेनाइल और होरेस दोनों को बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा न्यू क्लासिकल एज में। जो 10th स्टायर उनका है, उसका इमिटेशन इस पोएम में साफ साफ दिख रहा है। कौन सी में? द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। और इसमें एक लाइन आती है, फ्रॉम चाइना टू पेरू। पहली उसकी लाइन मुझे याद नहीं आ रही, फ्रॉम चाइना टू पेरू करके आती है दूसरी लाइन। मतलब जो डॉक्टर जॉनसन है वो ये मानते हैं कि जो बेसिक नेचर होता है ह्यूमन का, जो बेसिक ह्यूमन नेचर है, दैट नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स सेम। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, वट एवर द कंट्री इज, तो बेसिक ह्यूमन ट्रेट रिमेन्स सेम। ऐसा डॉक्टर जॉनसन का मानना है, इट नेवर चेंजेस। जो बेसिक ह्यूमन नेचर है दैट नेवर चेंजेस। उसी के जो है बलबूते अभी वो बात कर रहे हैं हमारे साथ। इसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पोएम का, वो है जब वो चार्ल्स 12th स्वीडन, जब इसका डिस्क्रिप्शन आता है तो ये इसका जो है बेस्ट पार्ट है इस पोएम का, ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में 2-3 चीजें क्या याद रखने। नंबर 1, पब्लिश्ड इन 1749, लंदन है 1739 में। तो उसके बाद आपका 10th जो स्टायर है उसका इमिटेशन है जुवेनाइल का। और 4th वन इज जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल पार्ट है, दैट इज चार्ल्स 12th ऑफ स्वीडन। आफ्टर दैट देखिए, जैसे हमने गोल्डस्मिथ की बात की थी, उससे पहले हमने क्या नाम थे उनके, अभी हम बात कर रहे थे जिनकी पेयर की, एडिसन एंड स्टील जो असिस्ट हैं, तो इनका भी एक पीरियोडिकल आया, वो है रैमलर, द रैमलर। (1750 to 52). टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 208, and it published twice in a week।
तो जिस तरीके से हमने बात की थी टेटलर और स्पेक्टेटर की, जो तीसरे नंबर का आता है इस सीरीज में, दैट इज रैमलर बाय डॉक्टर जॉनसन, और इसका जो ड्यूरेशन रहा 1750 to 52, टोटल नंबर 208, और ये पब्लिश होती थी जो वीक में 2 बार ये जो है पब्लिश होती थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बारे है, तो ये हमने ध्यान रखना है रैमलर का। इसके बाद इनका जो ग्रेट वर्क है दैट इज द रासेलस। कौन सा है? द रासेलस। पब्लिश्ड इन 1759। नंबर 1, तो पब्लिशिंग ईयर इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वर्क, एंड सेकंड वन इज इट वाज रिटन टू पे द funeral expenses of his mother। और दूसरा, इनकी मदर जो कुछ डेट्स इनके लिए छोड़ के गई थी उसको चुकाने के लिए रासेलस 1759 में अपीयर होता है। यही क्वेश्चन नेट में 2-3 बार पूछा गया है कि जो है रासेलस का पर्पज क्या था, to pay the expenses of his mother's funeral। That's very important। इसके अलावा इसमें जो कहानी है द प्रिंस ऑफ एबिसीनिया, अब कहानी क्या है? जो प्रिंस ऑफ एबिसीनिया है, he left द वैली ऑफ हैप्पीनेस और प्रॉपर्टी कुछ जो है अपनी सिस्टर के लिए छोड़ देता है, सिस्टर के लिए छोड़ देता है, और मेड एमलैक। एमलैक इसमें इंपॉर्टेंट है। जो भी डायलॉग है डॉक्टर जॉनसन के वो किसके मुंह से बोले गए हैं, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट कौन है? स्पोक्स पर्सन, दैट इज एमलैक। ये याद रखोगे आप। वो इस उम्मीद में प्रॉपर्टी छोड़ता है कि हैप्पीनेस मिलेगा। किस उम्मीद में? हैप्पीनेस मिलेगा। बट इन द एंड ही डिस्कवर्स दैट कि एवरीवेयर लाइफ इज द स्टेट इन, जो लाइफ है वो कैसे स्टेट में है? वेयर मच इज टू बी एंड्योर्ड एंड लिटल टू बी एंजॉयड। ये लाइन बहुत बहुत फेमस है, और इससे जो डॉक्टर जॉनसन है उनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लाइफ है दैट इज फुल ऑफ मिजरीज। The life is in state, the life is the state in which much is to be endured little to be enjoyed। बहुत फेमस कोट है। रासेलस जो 1759 में पब्लिश होती है वहां से ली गई है जो ये कोट है, ठीक है ना। ये लास्ट में जो है कंक्लूजन निकलता है। जो प्रिंस ऑफ एबिसीनिया है, जो अपनी सिस्टर के लिए पूरा प्रॉपर्टी छोड़ता है सिर्फ इस उम्मीद में हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या रहता है? ये वाला कंक्लूजन रहता है। इट मीन्स दैट लाइफ में क्या है? पेन काफी है, ठीक है ना। लाइफ में पेन काफी है। ये रासेलस था, इंपॉर्टेंट था, बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है रासेलस से, तो इसको तो हम ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। इसके बाद जो है जो इनका वाक है डिक्शनरी, यहीं से पता चलता है कि एक लेक्सिकोग्राफर थे, पब्लिश्ड इन 1755। देखिए यहां से जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है नेट में, वो पूछा गया है कि जो डिक्शनरी इनका वाक है, इंग्लिश डिक्शनरी, वो पब्लिश कब हुआ था? दैट वाज पब्लिश्ड इन 1755। दूसरा वाक है इनका प्रीफेस टू शेक्सपियर। इनमें कंफ्यूजन रहती है और इनका पब्लिशिंग ईयर ये हर बार पूछता है।
प्रीफेस टू शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1765 और डिक्शनरी वो पब्लिश होता है 1755 में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अ ग्रेट लेक्सिकोग्राफर ही वॉज एंड ही प्रिपेयर्ड अ डिक्शनरी। काफी इसके ऊपर टाइम लगाया। ये एक लंबा रिसर्च जो है डॉक्टर जॉनसन का रहा था और जिसमें जो है ये 1755 में आखिरकार लोगों के हाथों में आता है। दूसरा जो वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर की बात करें तो 1745 में इसको स्टार्ट किया। उम्मीद थी कि 1755 में आएगा, 1756 की उम्मीद थी। लास्ट में 1777 में तो इसको एडवर्टाइज भी किया गया था, द वर्क वुड बी पब्लिश्ड इन 1757, बट आखिरकार ये पब्लिश कब होता है? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1765। प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर का डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो डिक्शनरी और प्रीफेस टू शेक्सपियर बोथ वर्क्स रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन, फर्स्ट वन पब्लिश्ड इन 1755 and second one in 65. We are to keep these 2 years in our view because so many times we have already found these questions in net and maybe this time also. So that's why be careful, be vigilant. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। प्रीफेस टू शेक्सपियर की बात करते हैं। इससे पहले शेक्सपियर के ऊपर काफी लोगों ने लिखा, सिडनी ने भी एक ऐसे लिखा था। अब जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, जो ये शुरुआत होती है, इट ओपन्स विद द ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर। इतने पॉपुलर, इतने बड़े ड्रामेटिस्ट, उनकी बात होती है। अब यहां पर वो देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं। देखिए 2-3 चार्जेस जो है शेक्सपियर के ऊपर बेसिकली रहे हैं। एक तो वो रहा है कॉमेडी प्लस ट्रेजेडी। ट्रेजी कॉमेडीज लिखी गई हैं जो कि रूल को डिविएट करती है, क्योंकि अरिस्टोटल ने बोला कि ये मिक्स नहीं होने चाहिए। एक तो ये दूसरा सब प्लॉट नहीं होना चाहिए, और दोनों ही चीजें शेक्सपियर में हैं। उसको डिफेंड करते हैं डॉक्टर जॉनसन इस प्रीफेस में, और वो डिफेंड करते हैं कि जो शेक्सपियर इज अ ट्रू नेचर पोएट एंड हियर नेचर मीन्स द ह्यूमन नेचर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ह्यूमन नेचर दैट रिमेन सेम, इट नेवर चेंजेस। तो ही वॉज अ ट्रू नेचर पोइट। और लाइफ क्या है, लिटरेचर क्या है? मिरर ऑफ लाइफ जैसे बोलते हैं। और जो लिटरेचर का जो मकसद है वो क्या है? दैट इज टू प्लीज एज वेल एज इंस्ट्रक्ट। ठीक है ना, राइटिंग का पर्पज टू इंस्ट्रक्ट, और जो लिटरेचर का पर्पज है दैट इज टू प्लीज एंड इंस्ट्रक्ट, दोनों। जैसा कि सिडनी ने बोला है तो, और वो बोलते हैं कि इफ अ पोएट इज डिस्क्राइबिंग और पोर्ट्रेइंग द लाइफ, तो डेफिनेटली देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ सोरो, पेन, हैप्पीनेस। लाइफ में ये नहीं पॉसिबल है कि सिर्फ सोरो ही हो, ये भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ हैप्पीनेस ही हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो रहेगा। तो इसीलिए इस लेवल पे वो जो है इनकी डिफेंड करते हैं शेक्सपियर को, जो इनका कॉमेडी और ट्रेजेडी का है। सब प्लॉट को भी डिफेंड करते हैं। दूसरा जो है डिविएशन ऑफ यूनिटीज। ये 4 दिन के ऊपर है। जो शेक्सपियर है उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन है सिर्फ। यूनिटी ऑफ एक्शन सिर्फ है। इसके अलावा जो है शेक्सपियर की यदि बात करें, वो बाकी ड्रामेटिस्ट के साथ भी उनको कंपेयर करता है। डॉक्टर क्या नाम है, बेन जॉनसन के साथ भी उनको कंपेयर करता है। लेकिन बेन जॉनसन की वो प्रेज करता है, लेकिन शेक्सपियर से नीचे रखता है। काफी प्रेज करता है बेन जॉनसन की, लेकिन शेक्सपियर से नीचे रखता है। मैं पहले भी डिस्कस कर सकता किया है मैंने कि ही कॉल्ड शेक्सपियर अ जंगल एंड बेन जॉनसन अ गार्डन। लगभग हर वैरायटी से, सोसाइटी के हर लेवल से कैरेक्टर्स मिलते हैं, और उनका लैंग्वेज का डिफरेंस, उनके कैरेक्टर जो है डायलॉग डिलीवरेंस, उनका पूरा का पूरा जो साइकोलॉजिकल उनका स्टडी, वो शेक्सपियर में मिलता है। बहुत डीपली जो है, डीप जाके वो चीजें मिलती हैं, उसके लिए डिफेंड करते हैं। एक ये बोलते हैं शेक्सपियर के लिए, यही बोलते हैं कि इन शेक्सपियर ओनली हीरोइंस आर देयर। ठीक है। दूसरा ये बोलते हैं कि जो शेक्सपियर का जो बेसिक ट्रेट है दैट इज कॉमेडी, ट्रेजेडी के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा जो है क्विबल, वेरी बिलव्ड टू हिम, he is ready to lose each and everything and be content
उसके लिए सब कुछ जो है छोड़ देता है। ये लाइन आती है पर्टिकुलर ऐसे में, प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है क्विबल के लिए सब कुछ छोड़ देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। दूसरा है एक्जियोम। एक सिंपल एक्जियोम को जो है काफी डिटेल में लेके जाते हैं शेक्सपियर। कुछ उसमें जो है क्या बोलते हैं फॉल्ट्स भी ढूंढते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर जॉनसन, ऐसी बात नहीं है। तीसरे नंबर पे वो बोलते हैं एंडिंग के लिए कि शेक्सपियर हमेशा जब प्ले का एंडिंग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो जल्दी में है। पूरा प्ले बनाते हैं और एंडिंग बहुत जल्दी कर देते हैं, बहुत जल्दी वाइंड अप कर देते हैं, चीजों को सम अप कर देते हैं एकदम से। तो एक ये उनको जो है लगता है कि एंडिंग पे काम होना चाहिए था। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू में ही डॉक्टर जॉनसन करते हैं वो ये है कि जो जॉनसन क्या बोलते हैं शेक्सपियर के जो प्लेज आज हमारे पास हैं वो जो है बैड क्वार्टो, गुड क्वार्टो, वो सारी चीजें हम शेक्सपियर के टाइम पे डिस्कस किया था। हमें नहीं मालूम है कि आज भी ओरिजिनल है कि नहीं, कितने सारे हाथों से गुजर चुके हैं, एक्टर्स के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, जो एडिटर है उनके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें हुई है। और यहाँ पर एक एडिटर की परेशानियां कितनी होती हैं वो सारी की सारी चीजें जो है जॉनसन समझते हैं और उस बारे में लिखते हैं। तो ये इसमें जो है दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके रखा है, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं। शुरू में मेरिट्स देखते हैं, उसके बाद डिमेरिट्स भी देखते हैं विलियम शेक्सपियर की, तो काफी डीपली जाकर। और ये बोलते हैं कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट पोइट, एटलीस्ट द ग्रेटेस्ट अमंग मॉडर्न्स। वैसे तो ग्रेटेस्ट बोला है लेकिन फिर भी कम से कम यदि हम जो हमारे एंसेंट पोइट हैं वहां ग्रेटेस्ट की बजाय जो है गुड पोइट बोले तो मॉडर्न्स में तो ये ग्रेटेस्ट है ही है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा डॉक्टर जॉनसन जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है उसमें बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जो है यहां से हमने ध्यान रखनी है, दो तीन चीजें, और एक्जियोम की बात करनी है, क्विबल की बात करनी है, एंडिंग की बात करनी है, यूनिटीज की बात करनी है, ट्रेजिकोमेडी की बात करनी है। ये सारी चीजें हमने ध्यान रखनी है। नेचर पोइट की बात ध्यान रखनी है कि नेचर क्या है। इसके अलावा जो एक और वाक है जो बहुत फेमस इनका हुआ है, जहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, दैट इज लाइव्स ऑफ पोइट्स। ये 52 पोइट्स इसमें इंक्लूड हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, नो लिविंग ग्रेट पोएट इंक्लूडेड। कुछ पोएट इंक्लूड हैं जो उस टाइम पे सर्वाइविंग थे बट दे वर नॉट सिग्निफिकेंट। सारे के सारे वो पोएट इंक्लूड हुए हैं जो उस टाइम पे लिविंग नहीं थे। इसमें चाहे वो डैनम की बात हो, कॉपर की बात हो, मिल्टन की बात हो, अकेनसाइड की बात हो, गे की बात हो, ये सारे के सारे जो पोएट है उस टाइम के मेजर और माइनर सारे के सारे पोएट 52 पोएट्स को वो सिलेक्ट करते हैं इस वर्क के लिए। देखिए ये वर्क क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है यही वो वर्क है जिसमें मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो यूज करते हैं, मेटाफिजिक। फॉर डन्स पोएट्री ही यूज्ड मेटाफिजिक, ठीक है ना। ये वही वर्क है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ये बहुत बार पहले भी हो चुका है। अब ये लाइव्स ऑफ पोएट्स की बात हमने कर ली, प्रीफेस टू शेक्सपियर की बात होगी, रैमलर की बात होगी, स्टायरिकल पोएम्स की बात होगी, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज की बात होगी। तो मैंने बोला था कि डॉक्टर जॉनसन पे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। यहां से उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जॉनसन से यदि क्वेश्चन बनता है तो हम उसको डील कर लेंगे, हमारी पकड़ में आ जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर जॉनसन ने बाकी लोगों के लिए काफी कुछ बोला है, और जिनके बारे में जो जो भी वो बोलते हैं और जो जो पोएट या ऑथर हमने डिस्कस किया साथ में मैं बताता हूं। जैसे डन के टाइम पे मैंने बताया था कि ऐसा बोला है, बीच में जिस जिसकी प्रेज की है उनके बारे में भी मैंने बताया था। अब इसके अलावा कुछ और माइनर पोएट्स दो तीन और थे उस टाइम पे, उसमें जो है चार्ल्स चर्चिल का नाम हम ले सकते हैं। चार्ल्स चर्चिल चार्ल्स चर्चिल की बात करें तो इसमें दो तीन इनका जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द गोस्ट, द गोथम, द डलिएस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक और वर्क इनका है
द गोस्ट, गोथम, डलिएस्ट, द कैंडिडेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य हैं। चर्चिल की यदि बात करेंगे तो इन वाक्य को हमने ध्यान में रखना है। इसके बाद विलियम कॉपर, इसमें द टास्क जो वाक्य है इनका, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था और ये 1785 में पब्लिश होता। और इनका जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा वाक्य है, दैट इज टेबल टॉक, पब्लिश्ड इन 1782 और ये 1785 में। एक पोयम इनका इंपॉर्टेंट है, दैट इज कास्ट वे। क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। टू द लाइट हाउस जो वर्जीनिया वुल्फ का जो नोवेल है, उसमें जो क्या नाम उनका है, उसका रैमसे जो है वो डिस्कस करते हैं इस पोयम को। कई बार यही क्वेश्चन बन सकता है कि उस नोवेल में कौन से पोयम का डिस्कशन हुआ है। कास्ट वे पोयम किसका है, वो विलियम कॉपर का पोयम है। तो इस चीज के लिए हम जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो लास्ट पोइट है, माइनर पोइट हम उसको कहेंगे, उसका एक वर्क मेंशन कर सकते हैं, दैट इज जॉर्ज क्रैब। और इनका एक ही वाक्य जो थोड़ा सा पूछा जा सकता है, दैट इज द विलेज। ये वाला इंपॉर्टेंट वाक्य है। और एक जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इनको जो है एडमंड बुक और जॉनसन ने काफी प्रेज किया है इनको। किसको, जॉर्ज क्रैब को। इनका वाक्य है द विलेज। तो फ्रेंड्स, ये थे बीच के जो माइनर पोइट्स थे, जिसमें डॉक्टर जॉनसन एक बड़ा नाम था। इनके अलावा बाकी सारे के सारे माइनर नेम्स हम कॉल कर सकते हैं इनको, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड दीज पोएट्स आल्सो इन डिटेल, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the origin of novel. Thank you.